हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर चुके हैं, ये पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ सर्च सेक्शन में सिंपली आपको जाना है और सर्च करना है बीपीएससी 101। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे गेस्ट पेपर्स सारे आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। गेस्ट पेपर्स आपको 90 प्लस स्कोर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए आपको गेस्ट पेपर्स जरूर लेने चाहिए। साथ ही अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहीं पर आपको मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कल्याणवाद पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी कल्याणवाद क्या है इसके बारे में हमें बताना है। जब भी आप अपना आंसर, अपना उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मुख्य बिंदु जो आपके पूरा एक्सप्लेन करना है, लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। कल्याणवाद एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना है। यानी हर व्यक्ति का कल्याण करना है, चाहे वो किसी ऊंचा है, नीचा है, धर्म से है, किसी वर्ग से है या अमीर है, गरीब है, हर व्यक्ति का कल्याण करना कल्याणवाद का पहला उद्देश्य होता है। इसके अनुसार राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। यानी सिर्फ ये राजनीति से, कानून व्यवस्था से नहीं जुड़ा होता है, इसके साथ साथ शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गए, रोजगार हो गए, इन मुद्दों पर इनकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। कल्याणवाद का लक्ष्य समाज में समान अवसर प्रदान करना तथा गरीब और कमजोर वर्ग को जीवन स्तर सुधारना होता है। यानी जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने में कल्याणवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आखिर कल्याणवाद जो हम पढ़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कल्याणवाद का अर्थ होता है कि सरकार ऐसी नीतियां अपनाए जिसमें सभी नागरिकों का जीवन सुखी, सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके। यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीतियां बनाना जिसके माध्यम से नागरिकों का जीवन एकदम सुरक्षित हो सके, सम्मानजनक बन सके। इसमें राज्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी विभिन्न योजनाएं, विभिन्न नीतियों के जरिए वो राज्य के लोगों के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध कराता है, सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह विचार सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित होता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कल्याणवाद की प्रमुख विशेषताएं, पहला है सामाजिक न्याय। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। यानी सबसे पहली विशेषता यह है कि समाज के हर वर्ग को यह समानता देने की बात करता है, अवसर प्रदान करने की बात करता है। अगला है गरीबों का उत्थान। यानी हर जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग है, उनका विकास करना। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करना, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, खराब है, उनकी मदद करना। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, सभी नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना का कार्य होता है। रोजगार के अवसर, यानी बेरोजगारी कम करने के लिए रोजगार योजनाएं चलाना। यानी रोजगार की योजनाएं चलाना, यानी जो लोग शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं बहुत हद तक और या बेरोजगार होते हैं, उनके लिए जो बेरोजगारी है उसको कम करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था की पेंशन, बीमा, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप व अन्य सहायता योजनाएं लागू करना, जिससे कि क्या है, समाज का और अच्छे से विकास हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी कर सके। समान विकास, यानी समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र का संतुलित विकास, एक ही रूप से, एक समान से विकास करना। कल्याणकारी राज्य की भूमिका, कल्याणवादी राज्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कार्य करते हैं। बहुत सारे कार्य वो करते हैं। ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, अस्पताल बनवाता है और किसानों
को सहायता देता है, यानी विभिन्न कार्य करते हैं जिसमें शिक्षा हो गया, अस्पताल हो गए, किसानों की सहायता हो गई, महिलाओं बच्चों के लिए विशेष योजनाएं है चलाता है और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों के समय भी नागरिकों की सहायता ये करता है, यानी विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी मदद करता है। कल्याणवाद के लाभ, यानी इसके क्या क्या लाभ है? समाज में गरीबी असमानता कम होती है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है और अच्छा बनता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने में लोगों का विश्वास और बढ़ता है, आर्थिक सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है, समाज में शांति सहयोग और समानता की भावना और अधिक मजबूत होती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं कि कल्याणवाद की सीमाएं, सबसे पहले है कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार का खर्च बहुत अधिक होता है। जब हम किसी कल्याण वर्ग की बात करते हैं तो हम चीजें फ्री ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कुछ हो, तो ऐसी स्थिति में इसका खर्चा और अधिक बढ़ जाता है। अधिक सरकारी सहायता में कुछ लोगों में आत्मनिर्भरता की कमी आ जाती है, यानी जहां लगता है कि कल्याणवाद जो है अधिक सेवाएं देने लगता है, सहायता करने लग जाता है या अधिक सरकारी सहायता मिलने लग जाती है, पर लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता यानी अपने पैरों पे खड़े होने की जो लालसा है वो कम हो जाती है, आत्मनिर्भरता की कमी होती है। योजनाओं के सही क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कठिनाइयां आ सकती हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि सरकार पूरा पैसा दे दे पर वो कई चरणों में आकर फिर जनता तक पहुंचता है, यानी किसी बीच में भ्रष्टाचार या फिर प्रशासनिक कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। सीमित संसाधनों के कारण सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो सकता है, यानी कुछ संसाधन जो है सीमित है, उन्हें हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना है, तो कई योजनाओं को ये प्रभावी ढंग से बनाने में सहायक नहीं होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कल्याणवाद आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कल्याणवाद कभी भी जो है सिर्फ एक व्यक्ति के या सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करता है, ये संपूर्ण समाज, हर नागरिक के जीवन के सुधार की बात करता है, लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं के माध्यम से यह समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास करता है, यानी विभिन्न योजनाओं के जरिए, विभिन्न नीतियों के जरिए ये जो है समाज में समानता हो गई, इन चीजों का और न्याय हो गई, इसकी स्थापना करता है। इसलिए कल्याणवाद का एक मानवीय और जनहितकारी विचारधारा माना जाता है, यानी इसे बहुत ही मानवीय और जनता के हित में मानने वाली विचारधारा माना जाता है, जो ये समृद्ध, न्यायपूर्ण और संतुलित समाज का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक संतुलित समाज बनाने में, एक लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष क्या है, विस्तार से बताइए। यानी वर्ग संघर्ष के बारे में हमें बताना है और उसके विस्तार से वर्णन करना है। वर्ग संघर्ष का अर्थ समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष है। यह विचार मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार समाज में हमेशा दो प्रमुख वर्ग होते हैं। एक वर्ग उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, कारखाने और मशीनों का मालिक होता है और दूसरा वर्ग श्रम के बल जीवन यापन करता है। यानी एक होता है जो संसाधनों पर अपना मालिकपन जमाता है, आधिपत्य जमाता है, और एक जो होता है इस पर कार्य करता है, अपना पूरा जीवन जो है श्रम पर दे देता है। ऐसे दो समाजों की इन्होंने बात की है। जब मालिक वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है तब दोनों वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यानी जैसे ही मालिक वर्ग जो है शोषण की स्थिति उत्पन्न कर देता है, ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। एक सेकंड। इसी संघर्ष को वर्ग संघर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी दो वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष को छोटे फॉर्म में बताऊं तो शॉर्ट फॉर्म में वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या है, तो मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का अधिकांश भाग वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हर युग में समाज दो विरोधी भागों में बटा रहा है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में स्वामी और दास, सामंत काल में जमींदार और किसान। यानी हम कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हमारा वर्ग संघर्ष है ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जहाँ पहले जैसे हम प्राचीन काल देखें तो उसमें जो दास थे, जो स्वामी थे, उनके बीच में जो होता था, जैसे स्वामी दासों पर अधिपत्य जमाते थे, आप देखते हैं कि उन्हें गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। और सामंत काल में भी हम देखते हैं कि जमींदार जो है किसानों पर अत्याचार या शोषण करते हैं, जिससे कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और पूंजीवादी काल यानी आज के काल में हम देखते हैं कि पूंजीपति जो है, पैसे वाले जो लोग हैं, वो मजदूरों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। कमजोर वर्ग, इनके बीच कई बार जो है लड़ाई भी उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है।
इन वर्गों के हित में अलग अलग होते हैं इनके, इसलिए इनके बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक है। यानी जैसे इनके बीच में अंतर है अमीरी गरीबी का, पूंजीपति होने का, आर्थिक असमानता का, इससे कई बार संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। वर्ग संघर्ष के कारण क्या है? तो सबसे पहला है आर्थिक असमानता, ये सबसे बड़ा कारण है जहाँ पैसे की कमी होती है। समाज में धन और संसाधनों का समान वितरण नहीं होता है, यानी पैसा हो, संसाधन हो, इनका समान वितरण नहीं होता है। श्रम का शोषण, यानी मजदूर अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कम वेतन दिया जाता है, यानी उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें वेतन नहीं मिलता है। उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार, यानी कारखानों और उद्योगों का नियंत्रण केवल पूंजीपतियों के पास होता है। जहां पैसे वाला आदमी होता है वो कारखानों हो गया, उद्योग हो गया या जमीन हो गया, उस पर अपना नियंत्रण जमा लेता है। इससे क्या होता है कि जो कमजोर वर्ग है उसका शोषण होता है। हितों का टकराव, मालिक अधिक लाभ कमाना चाहता है जबकि मजदूर बेहतर वेतन और सुविधाएं चाहता है। यानी ऐसी स्थिति होती है जहां मालिक जो है अपना जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है और मजदूर जो है ज्यादा से ज्यादा वेतन और सुविधाएं चाहता है। ऐसे में टकराव की स्थिति बहुत बार पैदा हो जाती है। सामाजिक असमानता, जो समाज में आर्थिक अंतर है उनके कारण ऊंच नीच और भेदभाव बढ़ता है, जिससे संघर्ष और ज्यादा, वर्ग संघर्ष जो है और ज्यादा विकसित होता है। इसके महत्व की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष का महत्व, महत्व की तरफ बढ़ते हैं। यह समाज में मौजूदा आर्थिक सामाजिक असमानता को उजागर करता है, श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, यानी हर सामाजिक हो, आर्थिक हो, सब में समानता को लेकर बढ़ावा देता है, असमानताओं को उजागर करता है और श्रमिकों के जो अधिकार है उनके प्रति इन्हें जागरूक करता है। बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और श्रमिकों के अधिकारों की मांग भी ये करता है। यानी यहाँ पर जो है वर्ग संघर्ष के अंदर जो है जो निचला वर्ग है या जो शोषित वर्ग है जिसके साथ शोषण हो रहा है उसके लिए अधिकारों की मांग की जाती है। समाज में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया में भी गति आती है। सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में विचार प्रदान करता है, यानी समाज में न्याय और समानता के विचार जो है वो उत्पन्न करते हैं। अगला है मार्क्स का दृष्टिकोण, यानी कार्ल मार्क्स इस पे क्या सोचते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजी व्यवस्था में मजदूरों को लगातार शोषण होता है, यानी पूंजी व्यवस्था जहां होती है, पूंजीपति जहां होते हैं वहां मजदूरों का शोषण होता है, मजदूर वर्ग का शोषण अधिक होने लगता है। एक समय ऐसा आएगा जब मजदूर एकजुट होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि जब आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाने लगते हैं तो वो जितना आप उसे तेजी से दबाएंगे वो उतना ही तेज उछलेगी। तो ऐसे ही मार्क्स कहना चाहते हैं कि जब जो मजदूर है उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकजुट होकर इनके विरुद्ध क्रांति करेंगे जो बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगी। इसके बाद समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जहां उत्पादन के संसाधनों का सभी के लिए समान अधिकार होगा, यानी सब समान रूप से उनका बंटवारा होगा, सभी को समान रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। शोषण समाप्त हो जाएगा और इस अवस्था को उन्होंने वर्गहीन समाज कहा, यानी जब यह व्यवस्था आ जाएगी उसे वो वर्गहीन समाज कहते हैं। ऐसे में जो है सभी समान हो जाएंगे, शोषण नहीं होगा और संसाधनों का सही वितरण हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की आलोचना, यानी क्या क्या आलोचनाएं की जाती है। सभी समाजों में केवल आर्थिक कारणों से संघर्ष नहीं होते, यानी हर कारण आर्थिक नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, बहुत सारे अनेक कारण जो होते हैं वर्ग संघर्ष के उत्पन्न होते हैं। कई बार जाति हो गया, समाज हो गया, और भी कई कारण हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए, यानी बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया गया है श्रमिकों के लिए। जैसे अभी आप देखते हैं कि आज के टाइम पे जो मजदूर हैं उनकी दहाड़ी जो है वो फिक्स कर दी गई है कि इससे कम उनको दहाड़ी नहीं दी जाएगी। साथ ही उनके समय सीमा यानी कितने घंटे उन्हें काम करना है यह भी निर्धारित किया गया है। कंपनियों में ये सब ड्यूरेशन और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का नियम बनाया गया है। आज कई स्थानों पर श्रमिकों और उद्योगपति का सहयोग साथ भी कार्य करें, यानी सहयोग के साथ दोनों कार्य भी करते हुए दिखाई देते हैं। यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ के साथ जो बॉस है, जो स्टाफ है वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं। समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग और समन्वय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी संघर्ष ही एक रोल नहीं है, इसके साथ साथ सहयोग और समन्वय भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत समाज की में आर्थिक असमानता और शोषण को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। यद्यपि आधुनिक समाज में इन सिद्धांतों की कुछ सीमाएं और फिर सामाजिक न्याय, समान अवसर और श्रमिकों के अधिकार समझने के लिए वर्ग संघर्ष की अवधारणा आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी अगर आप देखें कि जो समाज है उसको सही व्यवस्थित किया जाए, वर्ग संघर्ष खत्म हो जाए, वर्ग जो ये संसाधनों का सही वितरण हो जाए, तो एक
अत्यंत महत्वपूर्ण जो है इसको माना गया है। इसने जो है जो कमजोर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके अधिकारों की जो मांग है उसको उठाने में भी मदद की है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व की चर्चा कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हमें लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, यानी जनता का इसमें पूरा भाग होता है। जहां लोकतंत्र व्यवस्था है वह जनता द्वारा ही प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। सभी नागरिक सीधे शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे चुनाव के माध्यम से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और हितों को ध्यान रखें। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं से कितना सही प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हर व्यक्ति, अगर आप कहें कि हमें आजादी है, हमें स्वतंत्रता है, हमें मत डालने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पूरा ग्रुप तो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी चीज जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उनके द्वारा एक पदाधिकारी को चुना जाता है, एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, जिससे क्या होता है उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको उसके द्वारा पूरा किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो उसे किस तरीके से पूरा कर रहा है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के विभिन्न प्रकार यानी अलग अलग प्रकार के प्रतिनिधित्व पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व में देश के विभिन्न निर्वाचन भागों क्षेत्रों में बांटा जाता है, यानी देश को विभिन्न भागों में बांटकर निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होते हैं, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष जो है अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें बांटा जाता है। इसका लाभ यह है कि हर क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, यानी हर क्षेत्र में अगर अलग अलग प्रतिनिधि होगा वो क्या है सारी जो उसकी जो सबसे डीप समस्या है उस क्षेत्र की उसके बारे में वो व्यक्ति अच्छे से जानता होगा और वो सरकार तक इसकी बात इसकी मांग पहुंचा सकेगा। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली में किसी राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उसे सीट मिलती है। यानी पहले में तो क्षेत्रों में बांट दिया, एक पूरा था, इसको कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और ये है अनुपातिक। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे संसद में उतनी ही प्रतिशत सीट दी जाती है। इसमें छोटे राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी भाग लेने का मौका मिलता है और सभी वर्गों की भागीदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी हर वर्ग को अपनी भागीदारी निभाने का मौका मिलता है और कई दिशा में प्रणाली अपनाई भी जाती है। कार्यात्मक और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। इस व्यवस्था में समाज के विभिन्न व्यवसायों या कार्य क्षेत्रों जैसे किसान, मजदूर, कृषक, उद्योगपति, डॉक्टर आदि प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न पेशों के लोगों की समस्याओं और हितों की नीति निर्माण में स्थान देना है, यानी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग जैसे किसान की समस्या किसान ही जानता है, मजदूर की समस्या मजदूर जानता है, एक उद्योगपति या डॉक्टर या शिक्षक की समस्या वही जानता है। तो ऐसी स्थिति में हर क्षेत्र की जो समस्या है समझने के लिए उपयोगी किया जाता है। अगला है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, यानी अल्पसंख्यक जनजातियां जो होती हैं। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि धार्मिक, भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। इससे सभी वर्गों की आवाज सरकार तक पहुंचती है और समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। अगला है महिला प्रतिनिधित्व। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है, यानी कहीं आप देखते हैं कि पंचायत में भी 1/3 सीट महिलाओं को दी जाती है आरक्षण में। आप उदाहरण में ये लिख भी सकते हैं। इसलिए महिलाओं का नेतृत्व अवसर मिलता है, उनकी समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अलग अलग जगह पर नगर निगम में भी महिला आरक्षण मिलता है, इससे महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़ती है और महिलाओं की समस्या एक महिला ही समझ सकती है, ऐसा हमें लगता है। तो इससे जो है महिलाओं की समस्या और अच्छे से समझाई जा सकती है, समझी जा सकती है, सरकार तक उनकी जरूरतें पहुंचाई जा सकती हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है, यानी आरक्षण दिया गया है। उन जैसे बहुत लंबे समय तक इनके साथ शोषण होता रहा, इन्हें भागीदारी का मौका नहीं मिला, इसलिए सरकार ने इन्हें आरक्षण दिया है ताकि ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को राजनीतिक अधिकार और सम्मान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रतिनिधित्व का महत्व, यानी इसका महत्व क्या होता है।
जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाता है, लोकतंत्र को मजबूत और उत्तरदायी बनाता है। यानी हर जनता की जो भी बात है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मांगे हैं, वो सरकार तक पहुंचने का कार्य करता है और लोकतंत्र को और मजबूत और सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी बनाई जाती है। सभी वर्गों को भागीदारी सुनिश्चित करता है। यानी हर वर्ग को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी वर्ग हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, उसे अपने जो है भागीदारी देने का मौका मिलता है। सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देता है। सरकार और जनता के बीच विश्वास बनाए रखता है। यानी सरकार और जनता के बीच ये समन्वय विश्वास बनाए रखता है, जिससे जो है देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होता। यानी सिर्फ प्रतिनिधित्व का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव जीतेगा, बल्कि जनता की भावनाओं, आवश्यकताओं, हितों की रक्षा करना भी उसका उद्देश्य होता है। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव लड़ेगा, इसके साथ साथ उसे जनता की भावनाओं, हितों और उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा का उद्देश्य भी होता है। क्षेत्रीय, अनुपातिक, कार्यात्मक, महिला, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति जैसे विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं जो है एक लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, न्यायपूर्ण बनाती हैं। इसलिए एक सशक्त लोकतंत्र के लिए सभी वर्गों का उचित और समान प्रतिनिधित्व अत्यंत आवश्यक है। यानी हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, महिला हो चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी भी जाति से, उनका जो है प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और चुनाव पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि पूरी शक्ति जो है जनता के हाथ में होती है। जनता ही अपना प्रतिनिधित्व चुनता है। जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करके सरकार बनाती है और चुनाव लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक अपनी पसंद से उम्मीदवार को चुनते हैं। यदि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित रूप से हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर सही चुनाव हो, निष्पक्ष हो, तो इससे क्या होता है, जनता का सरकार पर विश्वास भी बढ़ता है और लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन या जनता के लिए शासन। यानी जनता का इसमें प्राथमिक रोल होता है, इसको जरूर याद रखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा या जनता के लिए शासन। इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत दान करने का अधिकार होता है, यानी वोट डालने का अधिकार होता है। अगर आप 18+ है तो आप वोट डाल सकते हैं, आपको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र में सभी नागरिक कानून की नजर में समान होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग का क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए समान है कानून व्यवस्था। सबको न्याय जो है एक नजर से देखेगा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। यानी अगर सरकार की कोई नीति उन्हें पसंद नहीं आती है या इस पे कोई प्रश्न उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, जब सरकार को उसका जवाब जो है देना होगा। चुनाव का अर्थ, चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यानी चुनावी प्रक्रिया के द्वारा ही लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। चुनाव और लोकतंत्र आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। भारत में प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का नागरिक मतदान कर सकता है, वोट डाल सकता है। चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद और विधानसभा व स्थानीय निगमों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जनता के द्वारा जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता के द्वारा कार्य करते हैं और सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था में चुनाव के महत्व के बारे में हम बताने। सबसे पहला है कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनाव के माध्यम से प्रत्येक नागरिक शासन की प्रक्रिया में भाग ले पाता है। यानी जनता की इसमें भागीदारी बहुत बढ़ती है और चुनावी प्रक्रिया से क्या होता है कि जनता और भी ज्यादा इसमें भाग लेती है। सरकार की वैधता प्रदान करता है, यानी सरकार को एक वैध प्रमाण, यानी यह जनता द्वारा चुनी गई है, ऐसी सरकार बनाता है। उत्तरदायित्व तय करना, यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है तो जनता अगले चुनाव में उसे बदल सकती है, यानी या फिर उसकी सरकार को गिरा भी सकती है। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, चुनाव के माध्यम से बिना हिंसा की सरकार बदली जा सकती है। कई इससे क्या होता है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है सत्ता बदली जा सकती है। इसमें कोई भी जो दंगा फसाद है या फिर लड़ाई हिंसा नहीं होती है। अधिकारों की रक्षा, चुनाव नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं।
इससे क्या होता है कि जनता अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि चुनती है और उसका कार्य होता है वो बाध्य होता है जनता के लिए कार्य करने का, वरना अगली बार में उसे गिरा देगी, उसकी सरकार को गिरा देगी। तो इससे क्या होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, उसके अधिकारों की रक्षा भी करता है। लोकतंत्र मूल्यों को मजबूत करता है, चुनाव में समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। आगे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की विशेषताएं। एक ऐसा चुनाव व्यवस्था जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार होता है, हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है उनको मत डालने का अधिकार है। मतदान गुप्त रूप से कराया जाता है ताकि इन पे कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कुछ ना हो, सब गुप्त तरीके से होता है। यानी आपने किसको वोट दिया ये सिर्फ आपको ही पता होता है और किसी को भी पता नहीं चलता है। सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलता है, सभी लोगों को जो है चुनाव में समान रूप से अवसर मिलता है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं, मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव या डर नहीं होता है, वह अपनी मर्जी से निष्पक्ष चुनाव कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया का जो संचालन है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ सब काम होता है। भारत में चुनावी प्रणाली, इसके साथ ही एक चीज और बताना कि किस किसने वोट डाला है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जिनका भी मन है, ठीक है। भारत में चुनावी प्रणाली कैसी है, जिसने भी वोट डाला है अभी तक जरूर कमेंट में लिखेंगे। भारत में चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग कराता है, यानी भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, पंचायत, नगर निगम के चुनाव समय समय पर कराए जाते हैं। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम होता है, तथा वीवीपैट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है चुनाव में। इससे चुनाव अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय होता है, यानी बिल्कुल निष्पक्ष होता है, जनता अपनी मर्जी से वोट डाल सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव या डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लोकतंत्र और चुनाव की चुनौती, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो लोकतंत्र और चुनाव के सामने कई चुनौतियां भी होती हैं, जैसे धन बल या बाहुबल का प्रयोग करके वोट खरीदना। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, वोट बैंक की नीति को अपनाते हैं और क्या करते हैं कि झूठा प्रचार करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर वोट लेते हैं कि जाति के आधार पर वोट मिल रहा है, पैसे दे रहे हैं, बाहुबल यानी शक्ति के हिसाब से वोट बटोर रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मतदाताओं में जागरूकता होना, चुनावी सुधार होना और सख्त कानून होना बहुत आवश्यक है, ताकि जनता जो है निष्पक्ष और अपनी मर्जी से चुनाव कर सके। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी जहां चुनाव ही ना होंगे वहां लोकतंत्र कैसे होगा। और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जनता की को अपनी सरकार चुनने का अवसर देता है, यानी जहां पर निष्पक्ष और एकदम स्वतंत्र चुनाव होंगे वहां पर लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होगी और सरकार चुनने का अवसर जनता को मिलेगा। सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह मतदान अवश्य करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। ये शिक्षा आपको क्यों दी जाती है, जागरूकता क्यों फैलाई जाती है, ताकि आप सरकार पर अपना प्रभुत्व जो है, आप सरकार आपके अधीन नहीं है, सरकार आपके अधीन है, मतलब आप सरकार के अधीन नहीं है। आप जो है अपने मत डालकर, अपना आवाज उठाकर उनसे सवाल कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करवा सकते हैं जो जायज है, ठीक है। तो अपने अधिकारों को जानिए, इसी के लिए शिक्षा दी जाती है, इसी के लिए इन चीजों को पढ़ाया जाता है। साथ ही यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, इसका पार्ट 1 भी है, वो आप देख सकते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेस्ट पेपर और नोट्स अगर आप चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही छोटी सी टिप ये है कि आपको पैटर्न इसी पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद मुख्य बिंदु और लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना है। तो क्योंकि ये आपके आज के समय की बात है तो आप अपने आसपास कुछ उदाहरण देखते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही वो क्वेश्चन पहले कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और लास्ट में उन क्वेश्चन को कीजिए जो आपको थोड़े कम आते हैं, तो आपकी आंसर शीट थोड़ी सी सही लगती है, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप सही से लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर भी प्रभावित होगा इससे। साथ ही वर्ड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट सही रखिए कि आपको इतने टाइम में इतना क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, 15 मिनट में, 5 मिनट में, जैसे भी आपको 20 मिनट में या फिर 5 पेज लिखने हैं, 6 पेज लिखने हैं, वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पहले ही डिसाइड करिए, जिससे आपके जो एग्जाम में प्रेशर कम लगेगा, तनाव की स्थिति कम होगी, आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का है आप कमेंट में लिख सकते हैं और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।